हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था रामपुरा। गांव छोटा था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के सपने बहुत बड़े थे। इसी गांव के किनारे मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था भोला। भोला अपनी पत्नी सरस्वती और अपने 12 साल के बेटे मुन्ना के साथ रहता था। भोला रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। जंगल से लकड़ियां काटकर वो उन्हें गांव के बाजार में बेचता था। उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जंगल में सूखी लकड़ियां कम होती जा रही थीं, जिसके कारण भोला की कमाई भी लगातार घटती जा रही थी। एक सुबह सरस्वती ने घर में रखा आटा देखा। डिब्बे में बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने चिंता से भोला की तरफ देखा। भोला, घर में बस आज भर का आटा बचा है। अगर आज भी अच्छी कमाई नहीं हुई तो कल क्या पकाऊंगी? भोला कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और मुस्कुराने की कोशिश की। चिंता मत करो सरस्वती, भगवान ने आज तक भूखा नहीं सुलाया। आज भी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। तभी अंदर से मुन्ना बाहर आया। उसके पैरों में पुराने और फटे हुए जूते थे। वो धीरे धीरे अपने पिता के पास आया। बाबा, आज स्कूल में सब बच्चे नए जूते पहनकर आएंगे। मेरे जूते फिर से टूट गए हैं। भोला की नजर अपने बेटे के पैरों पर गई। जूते सच में बुरी तरह घिस चुके थे। भोला कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बस बेटा, इस बार अगर थोड़े अच्छे पैसे मिल गए तो सबसे पहले तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा। पक्का बाबा? पक्का। मुन्ना मुस्कुरा दिया था। उसे पूरा करना मुश्किल। भोला अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है, सरस्वती और मुन्ना की तरफ देखता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। उस दिन भोला जंगल के उस हिस्से में गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई अच्छी लकड़ी नहीं मिली। कहीं पेड़ बहुत छोटे थे तो कहीं लकड़ियां इतनी गीली थीं कि बाजार में कोई उन्हें खरीदता ही नहीं। भोला थककर एक पत्थर पर बैठ गया। आज भी अगर कुछ नहीं मिला तो घर में चूल्हा कैसे चलेगा? भोला कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसने दूर देखा। वहां एक बड़ा सूखा पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। भोला की आंखों में चमक आ गई। अरे, इतना बड़ा सूखा पेड़! आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। भोला तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने पेड़ को ध्यान से देखा। पेड़ सूखा था और उसकी लकड़ी काफी मजबूत थी। भोला ने कुल्हाड़ी उठाई और काम शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। हर वार के साथ लकड़ी के टुकड़े जमीन पर गिरते गए। कई घंटे बीत गए। भोला के हाथों में दर्द होने लगा। कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए, लेकिन उसने काम नहीं रोका। आखिरकार लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार हो गया। अरे भोला, आज तो काफी लकड़ी ले आया। चल, सब मुझे दे दे। सेठ जी, इस बार मेहनत बहुत लगी है, थोड़ा अच्छा दाम दे दीजिए। दाम मैं तय करूंगा, तू नहीं। लेना है तो ले, वरना पूरे बाजार में घूमता रहे। भोला जानता था, अगर उसने लकड़ी वापस घर ले गई तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। मजबूरी में उसने बहुत कम कीमत पर सारी लकड़ियां बेच दी। शाम को जब भोला घर लौटा तो उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। सरस्वती सब समझ गई। फिर कम दाम मिले? हाँ, फिर धोखा दे दिया। घर में उस रात सिर्फ सूखी रोटी और नमक बना। मुन्ना चुपचाप अपने बाबा को देखता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। गरीबी
हर रोज टूटती उम्मीदों का नाम भी होती है। अगली सुबह मुन्ना हमेशा की तरह स्कूल चला गया, लेकिन आज उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। क्या बाबा पूरी जिंदगी ऐसे ही कम दाम में अपनी मेहनत बेचते रहेंगे? उधर भोला फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। आज उसने तय कर लिया था कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, वो ज्यादा लकड़ी काटकर दूसरे कस्बे में बेचेगा। वहां लकड़ियों के अच्छे दाम मिलने की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। आज अगर किस्मत ने साथ दिया तो मुन्ना के जूते भी आएंगे और घर का राशन भी। भोला पूरे दिन बिना रुके काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम होते होते उसने अब तक का सबसे बड़ा लकड़ियों का गट्ठर तैयार कर लिया। इतनी सारी लकड़ियां, आज तो भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। अगर सब ठीक रहा तो इस बार खाली हाथ नहीं लौटूंगा। बाबा, सावधानी से जाना। भोला मुस्कुराया और सुबह सुबह दूसरे कस्बे के लिए निकल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत फिर उसकी परीक्षा लेने वाली है। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद भोला कस्बे के बाजार पहुंचा। ये बाजार गांव से कहीं बड़ा था। चारों तरफ भीड़, दुकानों की आवाजें और लोगों की चहल पहल। तभी एक दुकानदार उसकी लकड़ियों के पास आया। भाई, लकड़ी अच्छी और सूखी लग रही है, कितने की दोगे? मालिक, जो आपको सही लगे, बस मेहनत का सम्मान मिल जाए। ठीक है, पूरे 600 रुपये दूंगा। इतने पैसे भोला ने एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान आपका भला करे मालिक। आज मेरे घर में कई दिनों बाद खुशी जाएगी। दुकानदार ने पैसे गिनकर उसके हाथ में रख दिए। भोला बार बार अपनी जेब टटोलता और मुस्कुराता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। भोला बाजार से राशन खरीदने ही वाला था कि तभी एक घबराया हुआ आदमी उसके पास आया। भैया, जरा मदद कर दीजिए। मेरी छोटी बेटी कहीं खो गई है। क्या आपने लाल कपड़े पहनी हुई बच्ची को देखा? नहीं भाई, लेकिन घबराओ मत। चलो, मैं भी ढूंढने में मदद करता हूँ। भोला उस आदमी के साथ कुछ कदम ही चला था कि पीछे से दूसरा आदमी धीरे धीरे आया। उसने बिना आवाज किए भोला की जेब से पैसों की थैली निकाल ली। कुछ ही सेकंड में दोनों आदमी भीड़ में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद भोला राशन की दुकान पर पहुंचा। उसने पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अरे, मेरे पैसे, मेरी थैली कहाँ गई? वो पूरे बाजार में दौड़ने लगा, हर किसी से पूछने लगा। भाई साहब, क्या आपने किसी को मेरी थैली लेते देखा? नहीं भाई, हमने कुछ नहीं देखा। भोला दौड़ता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन चोर बहुत दूर निकल चुके थे। थक कर वो सड़क किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी हर खुशी मुझसे पहले क्यों छीन ली जाती है? सूरज ढल चुका था। भोला खाली हाथ और टूटे हुए मन के साथ अपने गांव लौट पड़ा। क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? भोला कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने पूरी बात बता दी। घर में सन्नाटा छा गया। कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे। कब तक? हर बार मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार किस्मत मुझे हरा देती है। इतने में मुन्ना अंदर गया और अपनी छोटी मिट्टी की गुल्लक लेकर आया। बाबा, ये रखिए।
ये क्या है बेटा? मैंने मेले के लिए पैसे बचाए थे। सोचा था रंग और कॉपी खरीदूंगा, लेकिन घर ज़्यादा ज़रूरी है। भोला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मुन्ना को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, तेरे सपने मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। सपने इंतजार कर सकते हैं बाबा, लेकिन घर में भूख इंतजार नहीं करती। उस रात तीनों ने बहुत साधारण खाना खाया, लेकिन एक दूसरे का हौसला टूटने नहीं दिया। उन्हें नहीं पता था कि बहुत जल्द उनकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। पिछली रात भोला के घर में खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसके दिल में एक बात अब भी जिंदा थी, उम्मीद। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोला उठ गया। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर निकल पड़ा। आज उसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे। पैसे नहीं थे, घर में राशन कम था, और ऊपर से मुन्ना की पढ़ाई और उसके नए जूतों की चिंता अलग। लेकिन भोला जानता था कि बैठकर चिंता करने से उसका परिवार नहीं चलने वाला। आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। भोला जंगल के उस हिस्से की तरफ चला गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। रास्ता काफी मुश्किल था। कहीं बड़े बड़े पत्थर थे तो कहीं घनी झाड़ियां। चलते चलते उसे अचानक दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कौन है? कोई मुसीबत में है क्या? भोला आवाज की तरफ तेजी से बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पास लकड़ी के कई छोटे छोटे औजार पड़े थे। एक हाथ में चोट लगी थी और वो उठने की कोशिश कर रहा था। बाबा, आप ठीक पुर हैं? बेटा, मुझे चक्कर आ गया था, शायद इसीलिए गिर गया। भोला ने बिना देर किए अपनी पानी की बोतल निकाली और बूढ़े को पानी पिलाया। फिर उसने उन्हें सहारा देकर पास के पेड़ के नीचे बैठाया। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? आपके साथ कोई नहीं है? नहीं बेटा, मैं अकेला ही आया था। मेरा नाम हरिदास है। मैं लकड़ी का काम करता हूँ। भोला की नजर जमीन पर पड़े औजारों पर गई। वहां एक छोटी सी लकड़ी की चिड़िया पड़ी थी। भोला ने उसे उठाया। वो देखकर हैरान रह गया। लकड़ी के एक साधारण टुकड़े से इतनी सुंदर चिड़िया बनाई गई थी। बाबा, ये आपने बनाया है? हाँ बेटा, लकड़ी सिर्फ जलाने के काम नहीं आती। अगर सही हाथों में चली जाए तो वही लकड़ी सुंदर चीज बन सकती है। भोला कुछ देर तक उस लकड़ी की चिड़िया को देखता रहा। उसके मन में अचानक एक विचार आया। बाबा, अगर लकड़ी से ऐसी चीजें बनाई जाएं, तो क्या उन्हें बाजार में अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है? क्यों नहीं? अच्छा काम हो तो लोग उसकी कीमत जरूर देते हैं। भोला की आंखों में पहली बार एक नई चमक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर उदास हो गया। लेकिन बाबा, मैं तो सिर्फ लकड़ी काटना जानता हूँ। मुझे ये सब बनाना नहीं आता। सीखना चाहता है? अगर सीख गया तो शायद अपने परिवार की जिंदगी बदल सकूं। तो कल से मेरे पास आ जाना। मैं तुझे लकड़ी काटना नहीं, लकड़ी को नया जीवन देना सिखाऊंगा। भोला कुछ पल तक चुप रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक अनजान आदमी बिना किसी लालच के उसे इतना बड़ा मौका दे रहा था। लेकिन बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह परेशान था। तब किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। अब मेरी बारी है। भोला ने सम्मान से उनके पैर छुए। मैं पूरी मेहनत करूंगा बाबा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगले दिन भोला जंगल जाने से पहले सीधा हरिदास के छोटे से घर पहुंच गया। घर बहुत साधारण था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर भोला दंग रह गया।
चारों तरफ लकड़ी से बनी मेज, छोटी कुर्सियां, खिलौने, फूल, पक्षी और तरह तरह की नक्काशी रखी हुई थी। बाबा, ये सब कितना सुंदर है। तू यहाँ कैसे आ? स्कूल जाने से पहले आपको ढूंढते हुए आया था। हरिदास ने मुन्ना के हाथ में लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा दिया। बेटा, तुम भी बनाना सीखना चाहते हो? हाँ दादा। हरिदास मुस्कुराए। उन्होंने भोला को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया। आज इससे एक सीधा तख्ता बनाओ, लेकिन याद रखना, लकड़ी पर सिर्फ ताकत मत लगाना, उसकी नसों को समझना। भोला ने औजार उठाया और पहला वार किया। ठक! लकड़ी बीच से टूट गई। भोला परेशान हो गया। एक कोशिश में कोई कारीगर नहीं बनता, फिर से करो। देखा, तू कर सकता है, बस जल्दबाजी छोड़नी होगी। मुन्ना भी पास बैठा सब ध्यान से देख रहा था। हरिदास ने उसे एक छोटी छेनी दी। मुन्ना ने बहुत सावधानी से छेनी चलानी शुरू की। धीरे धीरे लकड़ी के टुकड़े पर पत्ते की आकृति बनने लगी। हरिदास कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर हैरानी दिखाई दी। भोला गर्व से अपने बेटे को देखने लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद मुन्ना की जिंदगी उसकी तरह नहीं होगी। शायद उसका बेटा अपने हाथों से अपना भविष्य बनाएगा। अब भोला की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। सुबह वो जंगल जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता, दोपहर में हरिदास से काम सीखता और शाम को घर पर उसी काम का अभ्यास करता। मुन्ना भी पढ़ाई के बाद लकड़ी पर छोटी छोटी आकृतियां बनाने लगा। कभी फूल, कभी पत्ते, कभी पक्षी और कभी गांव के छोटे छोटे घर। धीरे धीरे भोला के हाथों में भी सफाई आने लगी। अब वो सिर्फ लकड़ियां काटने वाला आदमी नहीं था, वो लकड़ी से छोटी चौकियां और स्टूल बनाने लगा था। एक शाम हरिदास ने भोला और मुन्ना को अपने पास बुलाया। उनके सामने 2 छोटी चौकियां और एक लकड़ी का खिलौना रखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपना पहला सामान बाजार में बेचो। भोला ने उन चीजों को उठाया। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। मुन्ना खुशी से अपने पिता के साथ चल पड़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाजार में उनका इंतजार सिर्फ पहला ग्राहक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान भी कर रहा था जिसे उनकी बढ़ती हुई सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली थी। यहीं से भोला की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। पिछले भाग में भोला और उसके बेटे मुन्ना ने लकड़ी से चीजें बनाना सीख लिया था। अब पहली बार दोनों अपनी बनाई हुई चीजें लेकर बाजार जा रहे थे। भोला के मन में खुशी भी थी और डर भी। उसे बार बार यही चिंता हो रही थी कि अगर किसी ने उनका सामान नहीं खरीदा तो। लेकिन हरिदास की एक बात उसे याद थी, कोशिश किए बिना हार मत मानना। भोला ने अपने बेटे की तरफ देखा। मुन्ना, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना सामान जरूर बेचेंगे। भोला और मुन्ना ने बाजार के एक कोने में अपनी छोटी सी जगह बनाई। उन्होंने लकड़ी की 2 चौकियां, एक छोटा स्टूल और मुन्ना का बनाया हुआ सुंदर लकड़ी का खिलौना सामने रख दिया। शुरुआत में कोई भी उनके पास नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा भी निकल गया। लोग आते, सामान देखते और आगे बढ़ जाते। भोला का हौसला धीरे धीरे टूटने लगा। शायद हरिदास बाबा गलत थे। शायद लोग हमारी बनाई चीजें खरीदना ही नहीं चाहते। बाबा, थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद कोई आए। मुन्ना की बात सुनकर भोला चुप हो गया। कुछ ही देर बाद एक छोटी बच्ची अपने पिता के साथ वहां से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर लकड़ी के खिलौने पर पड़ी। वो वहीं रुक गई। पिताजी, मुझे वो खिलौना चाहिए। उस आदमी ने खिलौना उठाया, उसे ध्यान से देखा, फिर भोला की तरफ देखा। भोला कुछ पल चुप रहा। उसे कीमत बताने में भी झिझक हो रही थी। नहीं भाई,
मेहनत की कीमत ग्राहक तय नहीं करता। तुम बताओ कितने का है? ग्राहक ने बिना किसी मोलभाव के 150 रुपए निकालकर भोला के हाथ में रख दिए। भोला कुछ पल तक उन पैसों को देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। बाबा, हमारा खिलौना बिक गया। हाँ बेटा, आज पहली बार हमारी मेहनत की सही कीमत मिली है। खिलौना बिकने के बाद धीरे धीरे लोगों की नजर उनकी दुकान पर जाने लगी। एक आदमी ने स्टूल खरीदा, फिर एक महिला ने छोटी चौकी पसंद कर ली। कुछ ही घंटों में उनका पूरा सामान बिक गया। भोला को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस लकड़ी को वो पहले मजबूरी में बहुत कम दाम में बेच देता था, उसी लकड़ी से बनी चीजें कई गुना ज्यादा कीमत में बिक रही थी। शाम को दोनों घर लौटे। सरस्वती दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है। सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान की तरफ देखा। भगवान, हमारी मेहनत को सही रास्ता दिखाते रहना। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक छिपी नहीं रही। उसी बाजार में सेठ कैलाश की भी दुकान थी। वह दूर से भोला की बढ़ती भीड़ देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये भोला कल तक मेरे सामने लकड़ियां बेचता था और आज लोग इसके सामान के लिए लाइन लगा रहे हैं। सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि भोला का सामान मजबूत भी है और सस्ता भी। सस्ता? तो अब लोग मेरे पास क्यों आएंगे? सेठ कैलाश कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। अगर वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो उसकी मेहनत ही रोकनी पड़ेगी। कुछ दिन बीत गए। भोला और मुन्ना का काम धीरे धीरे पूरे बाजार में मशहूर होने लगा। लोग उनके पास छोटी चौकियां, स्टूल, खिलौने और लकड़ी की नक्काशी खरीदने आने लगे। एक दिन बाजार में शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था रमेश लाल। उसने भोला की बनाई हुई एक चौकी उठाकर ध्यान से देखी। ये किसने बनाई है? जी मालिक, मैंने बनाया है। लकड़ी मजबूत है और काम भी साफ है। अगर मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर दूं तो पूरा कर पाओगे? कितना बड़ा ऑर्डर? कितना बड़ा ऑर्डर? 1 महीने में 30 मजबूत कुर्सियां और 20 मेज। भोला की आंखें फैल गईं। इतना बड़ा काम उसने कभी नहीं किया था। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी मुन्ना आगे आया। बाबा, मौका बार बार नहीं मिलता। हम कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा, इतना बड़ा काम। सोच लो, अगर काम अच्छा हुआ तो आगे भी मैं तुमसे सामान खरीद सकता हूँ। भोला ने एक लंबी सांस ली, फिर उसने हिम्मत करके जवाब दिया। ठीक है मालिक, हम आपका काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। रमेश लाल ने कुछ पैसे एडवांस में दिए। भोला पैसे लेकर घर पहुंचा। उसने सबसे पहले राशन खरीदा, फिर मुन्ना के लिए नए जूते। जब मुन्ना ने नए जूते देखे तो वह खुशी से उन्हें हाथ में लेकर बैठ गया। बाबा, आपने सच में मेरे लिए नए जूते ले लिए? वादा किया था बेटा। थोड़ी देर हुई, लेकिन वादा पूरा हो गया। मुन्ना ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। सरस्वती की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। लेकिन उसी समय बाहर से किसी की नज़र उनके घर पर थी। वह था सेठ कैलाश। वह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में जलन और बढ़ चुकी थी। पहले बाजार, अब शहर का ऑर्डर। अगर इसे नहीं रोका तो कुछ ही महीनों में मेरा पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। उस रात भोला और उसका परिवार देर तक काम की तैयारी करता रहा। आंगन में लकड़ियां रखी थीं, नए औजार रखे थे और अगले दिन से बड़े ऑर्डर का काम शुरू होना था। सबके सो जाने के बाद भोला आखिरी बार आंगन में गया। उसने सारी लकड़ियों को देखा, फिर मुस्कुराया। कल से नई जिंदगी की शुरुआत होगी। भोला को क्या पता था कि उसी रात कोई उसकी मेहनत पर नजर लगाए बैठा था। आधी रात के बाद आंगन के बाहर कुछ परछाइयां दिखाई दी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और 2 आदमी चुपचाप अंदर घुस आए। उन्होंने सबसे अच्छी लकड़ियां अलग करनी शुरू कर दी। कुछ औजार भी उठाकर बोरी में डाल दिए और बिना आवाज़ किए वह वहाँ से निकल गए। सुबह होने तक भोला के सामने एक ऐसा नुकसान था जिससे उसका पूरा बड़ा ऑर्डर खतरे में पड़ने वाला था।
जब सुबह भोला ने आंगन का दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कई कीमती लकड़ियां गायब थीं और उसके ज़रूरी औजार भी नहीं थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुन्ना और सरस्वती भी बाहर आ गए। तीनों बस खाली जगह को देखते रह गए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि यह चोरी नहीं बल्कि उनकी मेहनत को रोकने की एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे कौन था, ये सच जल्द ही सबके सामने आने वाला था। सुबह का समय था। भोला ने जैसे ही अपने आंगन का दरवाजा खोला, उसकी नजर खाली पड़े लकड़ी के ढेर पर पड़ी। उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। कई कीमती लकड़ियां चोरी हो चुकी थीं और उसके जरूरी औजार भी गायब थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं इतना बड़ा काम कैसे पूरा करूंगा? भोला, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा, हम फिर से लकड़ी जुटा लेंगे। हमने इतनी मुश्किलें पार की हैं, ये भी पार कर लेंगे। भोला उसी समय हरिदास के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। हरिदास कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जिसने चोरी की है उसने सिर्फ लकड़ी नहीं चुराई, उसने तुम्हारा समय चुराने की कोशिश की है। लेकिन याद रखो, मेहनत करने वाले इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका हौसला होता है। जिस गांव ने तुम्हारी मेहनत देखी है, उसी गांव से मांग कर देखो, शायद आज तुम्हें पता चले कि सच्ची कमाई क्या होती है। भोला वापस गांव आया। उसने किसी से भीख नहीं मांगी, बस अपनी परेशानी सबके सामने रख दी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक किसान आगे आया। भोला, मेरे खेत के किनारे कुछ पुराने पेड़ पड़े हैं, वो मेरे किसी काम के नहीं, तू उन्हें ले जा। लेकिन मैं आपको पैसे कैसे दूंगा? जब तेरी दुकान चलेगी तब दे देना। आज पैसे की नहीं, एक दूसरे के साथ की जरूरत है। इसके बाद दूसरा आदमी आगे आया। मेरे पास पुराने तख्ते पड़े हैं, अगर काम आ जाए तो ले जाना। मेरे पास अतिरिक्त आरी और हथौड़ा है, तू इस्तेमाल कर लेना। धीरे धीरे पूरा गांव भोला की मदद के लिए आगे आने लगा। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने औजार, किसी ने रस्सी, और कुछ लोग काम में हाथ बटाने के लिए भी आ गए। भोला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आप सबका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। ये एहसान नहीं है भोला, ये तेरी ईमानदारी का फल है। तूने कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाया, इसलिए आज गांव तेरे साथ खड़ा है। लेकिन हरिदास को इस चोरी पर शक था। उन्हें लग रहा था कि कोई भोला को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। उधर मुन्ना भी चुप नहीं बैठा था। वह उस रात आंगन के पास जमीन को ध्यान से देखने लगा। उसे मिट्टी पर जूतों के निशान दिखाई दिए और उन्हीं निशानों के पास एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा पड़ा था। मुन्ना ने उसे उठाया। उसे कुछ याद आया। कुछ दिन पहले उसने सेठ कैलाश के नौकर को ऐसा ही लाल कपड़ा पहने देखा था। बाबा, मुझे लगता है चोरी किसी ऐसे आदमी ने की है जो हमारे काम के बारे में जानता था। किसी पर शक करना आसान है बेटा, लेकिन सच साबित करना जरूरी है। तो हमें सच ढूंढना होगा। अगले दिन मुन्ना बाजार गया। वह सेठ कैलाश की दुकान के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर दुकान के पीछे पड़ी लकड़ियों पर गई। वह अचानक रुक गया। एक लकड़ी पर वही निशान था जो भोला अपनी लकड़ियों पर लगाता था। मुन्ना समझ गया कि मामला गंभीर है। वह तुरंत हरिदास और अपने पिता को बुलाकर लाया। कैलाश, हमें तुम्हारे गोदाम की जांच करनी है। मेरे गोदाम की? क्यों? मैंने क्या चोरी की है? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो डरने की जरूरत भी नहीं। गोदाम खोला गया। अंदर लकड़ियों के बड़े बड़े ढेर लगे थे। हरिदास एक एक लकड़ी ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्होंने एक तख्ता उठाया। उसके पीछे छोटा सा निशान बना था। भोला, ये निशान पहचानता है? सेठ कैलाश का चेहरा उतर गया। तभी उसका नौकर घबरा गया। सेठ जी, मुझसे अब झूठ नहीं बोला जाएगा। चुप रह। आपने ही हमें रात में लकड़ी उठाने के लिए भेजा था। आपने कहा था भोला का ऑर्डर समय पर पूरा नहीं होना चाहिए। पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। सेठ कैलाश के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं था।
सेठ कैलाश ने चोरी की हुई सारी लकड़ी और औजार वापस कर दिए। भोला ने बिना समय गंवाए काम फिर से शुरू कर दिया। अब दिन रात काम होने लगा। भोला लकड़ी काटता और आकार देता, मुन्ना नाप लेता और सुंदर नक्काशी करता, सरस्वती लकड़ी साफ करती और बाकी काम संभालती। हरिदास हर सामान की जांच करते। दिन बीतते गए, एक एक करके कुर्सियां तैयार होने लगीं, फिर मेजें तैयार हुईं और आखिरकार 1 महीने के आखिरी दिन पूरा ऑर्डर तैयार था। 30 कुर्सियां, 20 मेज, सब बिल्कुल सही। अगले दिन रमेश लाल गांव पहुंचा। उसने एक एक कुर्सी और मेज ध्यान से देखी, फिर मुस्कुराया। भोला, तुमने सिर्फ मेरा ऑन ऑर्डर पूरा नहीं किया, तुमने मेरा भरोसा जीत लिया। मालिक, हमने बस अपना काम ईमानदारी से किया है। आज से तुम्हारा सामान सिर्फ इस बाजार में नहीं, शहर की मेरी दुकानों में भी बिकेगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं हर महीने तुम्हें नया ऑन ऑर्डर दूंगा। भोला कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हरिदास की तरफ देखा, फिर मुन्ना और सरस्वती की तरफ। उसे याद आया वह दिन जब घर में खाने के लिए आटा भी नहीं था, वह दिन जब सेठ कैलाश उसकी मेहनत का सही दाम नहीं देता था, वह दिन जब उसके सारे पैसे चोरी हो गए थे, और वह रात जब उसके घर की लकड़ियां चोरी हो गई थीं। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ महीने बीत गए। भोला ने जंगल में लकड़ियां काटने का काम पूरी तरह छोड़ दिया। अब वह सिर्फ जरूरत की सूखी लकड़ी लेता और उससे सुंदर फर्नीचर और खिलौने बनाता। उसकी छोटी सी दुकान अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी थी। मुन्ना की पढ़ाई भी जारी थी। वह पढ़ाई के साथ लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करता था, और हरिदास अब उसके गुरु ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसे बन चुके थे। एक दिन मुन्ना नए जूते पहनकर स्कूल जाने लगा। उसने दरवाजे पर रुककर अपने पिता की तरफ देखा। बाबा, याद है मैंने एक बार आपसे नए जूतों के लिए कहा था। कैसे भूल सकता हूँ बेटा। तब मुझे लगा था गरीबी की वजह से मेरे सारे सपने छोटे हो जाएंगे, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सपने छोटे नहीं करने चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। भोला ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। एक समय था जब भोला जंगल में दिन भर मेहनत करके भी अपने परिवार का पेट मुश्किल से भर पाता था, लेकिन उसने अपनी गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। उसने एक नई कला सीखी, ईमानदारी से काम किया, और सबसे ज़रूरी, मुश्किल समय में हार नहीं मानी। उसे समझ आ गया था कि गरीबी इंसान की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसकी मंजिल नहीं, और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कभी उसका फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत हमारे साथ है तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है।